नमस्कार। उत्थान एजुकेशन एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं लक्ष्मण सिंह सारण आपकी बीएसटीसी की परीक्षा में राजनीति विज्ञान से जुड़े खंड पर आपके साथ चर्चा करूंगा। आपकी परीक्षा में राजनीति विज्ञान से संबंधित जो मुख्य बातें आनी है, एक हम संविधान के बारे में चर्चा करेंगे और इसके अलावा हम भारत की और राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित हम चर्चा करेंगे। अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो हम इसके अंदर संविधान के बनने की प्रक्रिया, इसका जो इतिहास है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम संविधान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके जो सिलेबस है बीएसटीसी की परीक्षा का, उसमें हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनका हमारे संविधान के अंदर क्या स्थान है, कौन कौन से अनुच्छेदों में ये वर्णित है और हमारी परीक्षा में इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम लोग राजस्थान के संदर्भ में भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को समझेंगे। उसके बाद हम जो महत्वपूर्ण पद है उनके बारे में और इसके अलावा जो हमारे संविधान के अंदर मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व जो दे रखे हैं उनकी क्या स्थिति है, कौन कौन से अनुच्छेदों में वर्णित है, किस प्रकार की ये चीज़ें हैं, हम उनको समझने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद हम लोग राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे तो राजस्थान की राज्य व्यवस्था और राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको समझेंगे। और आखिर में हम लोग जो हमारी स्थानीय स्वशासन है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसके बारे में हम समझेंगे। और आखिर में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको भी समझेंगे और आगामी परीक्षाओं में जिन प्रश्नों के आने की संभावना है उस पर भी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम भारत के जो संविधान है उसके इतिहास की अगर हम बात करें तो आप सभी को विदित होगा कि हमारे देश में पहले अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों के शासन काल के दौरान अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन करते हुए अलग अलग समय पर कुछ कानून बनाए, कुछ नियम बनाए। उन नियमों से आगे बढ़ते बढ़ते हमारे संविधान के विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। मैं थोड़ा अगर आपसे इतिहास की बात करूं तो हम लोग, आपने इतिहास की कक्षा में पढ़ा होगा कि अंग्रेज जब भारत आए तो दो बड़े युद्धों की चर्चा होती है। एक आपके प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757 को होता है ये युद्ध एक तो होती है ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब के मध्य होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव होते हैं और बंगाल के नवाब उस समय सिराजुद्दौला होते हैं। इस युद्ध में सिराजुद्दौला का एक सेनापति होता है मीर जाफर, वो विश्वासघात करके रॉबर्ट क्लाइव की तरफ आ जाता है और रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर की सहायता से प्लासी का युद्ध जीतने में सफल हो जाता है
और बंगाल में मीर जाफर को अंग्रेजों की सहायता से बंगाल का नवाब बना दिया जाता है और बंगाल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके अंदर अंग्रेजों का और ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ने लगता है। तो आपकी परीक्षा में इतिहास से संबंधित ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो आपको ये दिनांक याद रखनी है, 23 जून 1757 को हुआ। और किन के मध्य हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। और इस युद्ध के अंदर आपके रॉबर्ट क्लाइव की ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। एक ये युद्ध हुआ। इसके बाद अगर हम देखें तो एक युद्ध और आता है अंग्रेजों के साथ बंगाल का, वो है बक्सर का युद्ध। ये युद्ध आपके दिनांक सेम है, 23 अक्टूबर 1764 को होता है। ये युद्ध भी एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है और सामने दो शक्तियां लड़ रही है। एक तो बंगाल का नवाब है ही, बंगाल का नवाब, और इसके साथ में मुगल बादशाह। मुगल बादशाह ये उस समय बंगाल का नवाब होता है, उसका नाम होता है सुजाउदौला। वो सिराजुद्दौला था, ये सुजाउदौला है। और मुगल बादशाह होते हैं शाह आलम सेकंड, शाह आलम द्वितीय। इन दोनों की संयुक्त सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से होते हैं कैप्टन मुनरो। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के मध्य ये दूसरा बड़ा युद्ध होता है बक्सर का। और इस युद्ध में पुनः आपके मुनरो की सेना जीतती है, ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है और बंगाल के नवाब सुजाउदौला और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड की संयुक्त सेना को पराजित करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि दो युद्ध हो रहे हैं यहाँ पर, एक प्लासी का युद्ध 1757 के अंदर और एक बक्सर का युद्ध जो आपके 1764 में हो रहा है। इन दोनों युद्धों में हम देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत रही है और हमारे यहाँ के स्थानीय जो नवाब है, शासक है, वो इस युद्ध को हार रहे हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध को जीत जाती है तो ये यहाँ पर अपने चहेते लोगों को शासन में बिठाते हैं। शासन प्रशासन के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ने लगता है और ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटेन से आई थी, वो जो है यहाँ पर व्यापार के साथ साथ यहाँ की राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेना शुरू करती है। और बाद के जो तमाम कानून जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से और अंग्रेजों की ओर से भारत में बनाए जाते हैं। जितने कानून यहाँ पर बने, ये सारे के सारे कानून हमारे बाद में जो संविधान निर्माण हुआ उसके लिए एक पृष्ठभूमि का काम कर रहे हैं, उसके लिए एक आधार का काम कर रहे हैं। तो हम इन कानूनों को थोड़ा थोड़ा समझेंगे। जो प्रश्न, जो तथ्य आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन तथ्यों को आसानी से देखेंगे और उनको देखते अपन आगे बढ़ेंगे। आपकी परीक्षा में बहुत सामान्य तथ्यात्मक प्रश्न आते हैं। आप लोगों ने अगर हाल ही में जो आपकी पीटीटी की परीक्षा हुई है उसके अगर पेपर को देखा है तो राजनीति विज्ञान से सामान्यतः आपकी परीक्षाओं में 4 से 5 प्रश्नों का प्रश्न आते हैं और इनको अगर आप देखेंगे तो बहुत सरल प्रकृति के प्रश्न आते हैं। जैसे संविधान के अंदर जो प्रथम बैठक कब हुई, ठीक है, क्रिप्स मिशन कब आया, ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कौन सी खास बात थी, तो एक आधी बात उसमें से आ जाए। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं, स्थानीय शासन से संबंधित कौन किसको इस्तीफा देता है, कौन किसको शपथ दिलाता है। बहुत आसान प्रकृति के आपके प्रश्न आते हैं। तो हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। आप लोगों को सलाह रहेगी कि आपके पास सुविधा है ऐप पे पॉज करने की, तो हम जितने भी यहाँ पर चीज़ें लिख रहे हैं तो आप पॉज करके बीच को नोट कर सकते हैं। और परीक्षा से पहले आप
ये 8, 10 या 12 पेज का जो नोट्स बनेंगे राजनीति विज्ञान के, आप उनको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। पूरी उम्मीद है कि आपके सारे प्रश्न इन्हीं में से होंगे और आपसे सारे हल हो जाएंगे। हम लोग संवैधानिक इतिहास की बात करें तो अब 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद में जो पहला बड़ा कानून आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या प्रावधान थे इसके अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत एक तो आपके बॉम्बे और मद्रास के अंदर गवर्नर का पद सृजित किया गया और बंगाल के अंदर गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। आप अगर देखेंगे भारत को, ठीक है, तो यहां पर आपके बंगाल आता है, यहां पर आपके मद्रास आता है और यहां पर आपके बॉम्बे आता है। ये जो पूरा त्रिभुज है, यहां पर बंगाल में तो आपके गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया और ये आपके बॉम्बे और ये आपके मद्रास, यहां पर आपके गवर्नर का पद सृजित किया गया। और ये दोनों जो गवर्नर थे आपके बॉम्बे के और मद्रास के, ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करते थे। और जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने वो आपके वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में इस प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाते हैं तथ्यात्मक। तो आपको ध्यान रखना है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको याद रखना है कि वॉरेन हेस्टिंग्स था। इस तथ्य को आप जरूर याद रखें। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में कंपनी यहां पर शासन करने के लिए हर 20 वर्षों के अंदर नया रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आती है। 1773 के 20 वर्ष बाद 1793 में, उसके 20 वर्ष बाद 1813 में, उसके 20 वर्ष बाद 1833 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है भारत में शासन स्थापित होता है और ये हर 20 वर्षों के लिए आपके नए कानून लेकर के आती है और उसी की जो प्रावधान है उनको आगे बढ़ाती है। जो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल, जो अपन ने अभी देखा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से उसको पद को बनाया गया था, अब उस बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदल दिया गया है और बदल करके उसको बना दिया गया है भारत का गवर्नर जनरल। यानी कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल जो पहले बंगाल के मामले देखा करता था और उसके अधीन जो आपके मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर होते थे, अब ये गवर्नर आपके पूरे भारत के मामले देखेगा। और जो पहले भारत के गवर्नर जनरल जो बने वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये तथ्य याद रखना, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखना, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपके वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम याद रखना। एक तो वॉरेन हेस्टिंग्स ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल है और भारत के पहले गवर्नर जनरल आपसे पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, याद रखना इन दोनों। उसके बाद में 20 वर्ष बाद 1753 का चार्टर एक्ट आता है, इससे संबंधित कोई ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है जो आपको याद रखना हो। फिर उसके बाद में आपको पता है कि अंग्रेजों का शासन हमारे यहाँ पर चलते चलते 1857 के अंदर पहला अपन ने युद्ध पड़ा था 1757 के अंदर, जो प्लासी का युद्ध, उससे कहीं ना कहीं अंग्रेजों की जो है भारत में आगमन होता है ऐसा माना जाता है। और उसके ठीक 100 साल बाद हम देख रहे हैं 1857 के अंदर हमारे यहाँ पर क्रांति होती है। आपने आधुनिक इतिहास में 1857 की क्रांति को पढ़ा होगा। 1857 की क्रांति होती है और अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए ये भारत का पहला बड़ा स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। अगर आपसे ऐसे भी पूछे कि भारत का पहला बड़ा स्वतंत्रता संग्राम कौन सा था, तो 1857 का था। 1857 की जो क्रांति है वो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ की गई, लेकिन इस क्रांति को जिस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था, अंग्रेजों के राज को समाप्त करना, उस उद्देश्य में ये पूरी तरीके से क्रांति सफल नहीं हो पाई थी। और जब क्रांति सफल नहीं हुई तो उसके बाद में भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया।
इसके शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत का जो शासन है वो सीधा ब्रिटिश क्राउन जो है, आपके ब्रिटिश ताज है, ब्रिटिश की जो महाराजा है, जो महारानी है, उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। तो 1857 का भारत शासन अधिनियम, अब जितने भी आगे कानून आएंगे उनका नाम भारत शासन अधिनियम ही होगा। क्या होता है इसमें, भारत का जो शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके पास चला जाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चला जाता है। और जो गवर्नर जनरल है उसका पद नाम बदल करके अब वायसराय कर दिया गया। और जो पहले हमारे वायसराय बने वो बने लॉर्ड कैनिंग। अगर आपसे इस तरीके से पूछ कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो भी लॉर्ड कैनिंग थे। और अगर आपसे प्रथम वायसराय पूछे तो वो भी कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ये आपको ध्यान, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय, ये तीनों तथ्य आपको ध्यान रखना। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 1909 के अंदर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत क्या प्रावधान थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की गई। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना या शुरुआत कब की गई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से और आपके 1935 के भारत शासन अधिनियम से। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है वो आपके 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत शुरू की गई। क्या था इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में, इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था से यह अभिप्राय है कि जिन क्षेत्रों में चुनाव होते हैं वहां पर जो सीटें हैं वो मुस्लिम समुदाय के लिए निर्धारित कर दी गई और उसमें जो मत देने का अधिकार है वो भी केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इससे भारत के अंदर जो आपके सांप्रदायिकता की जो समस्या है इसकी जड़ यहाँ देखी जाती है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कहीं ना कहीं एक अलगाव की भावना जो है वो अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई, वो आपके 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम से शुरू की गई। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो आपको ये याद रखना है 1909 का जब भी मार्ले मिंटो अधिनियम आए तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए कि 1909 का मतलब ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है और मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। 1909 के बाद 1919 के अंदर आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की कुछ बातें, एक तो पहली बार उत्तरदायी शासन का उल्लेख किया गया। प्रस्तावना के अंदर उत्तरदायी शासन शब्द का उल्लेख किया गया। तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में अंग्रेजों ने सबसे पहले उत्तरदायी शासन का जो है वो उल्लेख किया था। इससे पहले अंग्रेजों ने कभी भी उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार नहीं किया। तो याद रखना उत्तरदायी शासन का संबंध आपकी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से। यहाँ पर संघीय व्यवस्था की भी शुरुआत की गई। संघीय व्यवस्था का मतलब ये होता है कि आपके केंद्र में और प्रांतों में दोनों स्तर की सरकारें होगी और दोनों आपके अपने अपने स्तर पर कार्य करेगी और एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये संघीय व्यवस्था है। आज भी भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था चलती है। और 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर तथा गवर्नर जनरल के कार्यों में बंटवारा किया गया। गवर्नर और गवर्नर जनरल के कार्यों में बंटवारा किया गया, यानी शक्तियों का एक तरीके से हम यहां देखते हैं कि पृथक्करण किया जा रहा है। गवर्नर जनरल के पास जो कार्य है उन कार्यों को मोटे तौर पर उन्होंने दो हिस्सों में विभक्त किया। एक वे कार्य जो गवर्नर जनरल ने अपने पास रखे, उनको तो हमने कहा रिजर्व या फिर आपके
आरक्षित कार्य, और दूसरे वे कार्य जो गवर्नर जनरल ने गवर्नर को हस्तांतरित कर दिए, ट्रांसफर या फिर आपके हस्तांतरित कार्य। ठीक, अगला आपके इसी के अंदर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, महिला मताधिकार को शुरू किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। अभी हमने देखा था 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में कि भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब की गई, तो 1909 के अधिनियम में की गई। और 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के अंदर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। विस्तार से यह अभिप्राय है कि पहले पृथक जो आपकी निर्वाचन प्रणाली थी वो केवल मुस्लिम समुदाय के लिए थी, अब इसको बढ़ा करके सिखों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और दूसरे समुदायों के लिए भी इसको शुरू कर दिया गया। तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब की गई, तो आपको बताना है 1909 के पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम से, और विस्तार कब किया गया तो आपको बताना है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसमें उत्तरदायी शासन का उल्लेख, इसका आप ध्यान रखें, गवर्नर जनरल के कार्यों का बंटवारा किया गया, ये ध्यान रखें, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, महिलाओं को मताधिकार दिया गया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का इसमें विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन से दोनों ध्यान रखना, 1909 में इसको शुरू किया गया और 1919 में इसका विस्तार किया गया। अब आगे देखते हैं, 1927 के अंदर भारत में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन यहाँ पर संविधान बनाने के उद्देश्य से आता है। इसमें 7 सदस्य होते हैं और सातों ही सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसको जो है श्वेत आयोग या व्हाइट कमीशन कहा जाता है। व्हाइट कमीशन, श्वेत आयोग किसे कहा गया है, आपको 3-4 जो भी दूसरे कमीशन है उनके नाम देकर के पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है श्वेत आयोग जो है वो आपके साइमन कमीशन को कहा है। साइमन कमीशन भारत में कब आया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, 1927 में आया और 7 सदस्य थे। ठीक, इसको आप याद रखना। अगला देखो, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई। क्या था इसमें, भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास माना जाता है इसको। प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि नेहरू रिपोर्ट कब आई, तो ये 1928 में आई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी और ये मोतीलाल नेहरू ने इसको बनाया था। और इसमें क्या था, तो भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण में किया गया प्रथम प्रयास था। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास के रूप में किसे देखा जाता है, तो उसमें आपको नेहरू रिपोर्ट को ध्यान में रखें। नेहरू रिपोर्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया, ये ध्यान रखें आप। और इन्होंने अधिराज्य की मांग की, अधिराज्य या डोमिनियन स्टेट्स की मांग की। इसका मतलब ये होता है कि शासन यहाँ की स्थानीय सरकार करेगी, लेकिन उनकी जो सर्वोच्च शक्ति जो होगी वो आपकी ब्रिटिश क्राउन के पास होगी, ब्रिटिश ताज के पास होगी, और उसी के अधीन रहते हुए हमारे यहाँ की सरकार काम करेगी। उसके बाद आता है 1929 का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस पार्टी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिवर्ष एक वार्षिक सम्मेलन होता है, उसको ये आपके कांग्रेस का अधिवेशन कहा जाता है। ये अधिवेशन 1929 का जो अधिवेशन है ये आपके लाहौर में हुआ था, और
इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इस सम्मेलन में, ये सम्मेलन आपके रावी नदी के तट पर लाहौर में हुआ। लाहौर आपको पता होगा रावी नदी के तट पर स्थित है। और इस सम्मेलन में दो बड़ी घोषणाएं की गई, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई, टोटल इंडिपेंडेंस की मांग की गई, और दूसरा 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। पूर्ण स्वराज का क्या मतलब है? नेहरू रिपोर्ट के अंदर हमने अधिराज्य की मांग की कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, हमारा जो राज्य का जो मुखिया होगा, वो आपके अंग्रेज होंगे। और यहां पर इन्होंने ये कहा, ये प्रस्ताव पारित किया गया इस अधिवेशन में कि अब हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, या जो हमारा जो राज्य का जो मुखिया होगा, वो इलेक्टेड होगा, भारत की जनता के द्वारा निर्वाचित होगा, अंग्रेज या ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नामित नहीं होगा। तो ये हमने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की थी लाहौर अधिवेशन के। और हमने 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। और उसके बाद भारत में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। एक इससे इतर तथ्य है आपकी जानकारी के लिए कि हम लोग जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए थे, तो आजादी के बाद में हमारा जो संविधान बना 1946 के अंदर, हमारी संविधान सभा काम करने के लिए बैठी। और ये हमारा संविधान आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था। लेकिन इस संविधान को हमने इस दिन लागू नहीं किया, बल्कि संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमने इसको लागू किया। ऐसा क्यों? इसके पीछे यही कारण है कि हमने 1929 के लाहौर अधिवेशन में यह घोषणा कर दी थी कि हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस के रूप में। जब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए, तो ये हमारा स्वतंत्रता दिवस हो गया। अब इस दिन का कोई महत्व नहीं रहा। तो इस दिन के महत्व को बनाए रखने के लिए कि भाई इस दिन को भी याद रखा जाए, तो अब हमने अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार होने के बावजूद भी इस दिन लागू नहीं करके इस दिन की याद में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नवंबर के बाद दिसंबर, और दिसंबर के बाद जनवरी। ठीक, 2 महीने बाद इसको जो हमने यहाँ पर लागू आपके किया था। इसको आप ध्यान रखें। 26 नवंबर को अब हमारे यहाँ पर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, यह आपसे पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में भी। तो आप ध्यान रखें, इसको 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये हमारा गणतंत्र दिवस है और ये हमारा स्वतंत्रता दिवस। ये चीज ये आप जरूर ध्यान रखें कि जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता किसने की, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। और इसकी क्या दो बड़ी घोषणाएं थी? एक तो हमारी घोषणा थी पूर्ण स्वराज की मांग, और दूसरा था आपके 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाना। इसके बाद में हम बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गोलमेज सम्मेलन क्या आपके लंदन में हुए। गोलमेज सम्मेलनों का क्या उद्देश्य था? तो भारतीयों की समस्याओं पर विचार करने के लिए आपके लंदन के अंदर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया। उद्देश्य इसका था भारतीयों की समस्याओं पर विचार विमर्श करना। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, कांग्रेस इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुई। हालांकि दूसरे सम्मेलन के अंदर भारत की ओर से महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था, ये आप याद रखें। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि
महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। एक भारतीय जिन्होंने इन तीनों ही सम्मेलनों में भाग लिया वो थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है कि वह कौन भारतीय है जिसने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? वो आपके अंबेडकर है। ठीक, इसके बाद आपकी हमारे यहाँ पर अंग्रेजों ने दलित सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। यानी जो 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, सांप्रदायिक क्षेत्रों का निर्धारण किया गया। उसके बाद 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में हमने देखा कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो 1909 में शुरू की गई थी उसका अब विस्तार किया गया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली धर्म के साथ साथ अब आपके दलितों को भी उसमें शामिल किया जाने लगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मांग पर ऐसा किया गया, लेकिन हम जानते हैं कि उसके बाद में पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट आपके सितंबर 1932 में होता है। ये आपके पूना पैक्ट किनके बीच में होता है? तो आपको पता होगा, एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे आपके महात्मा गांधी जी के मध्य होता है। इसमें गांधी जी दलितों के लिए जो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत की गई है, गांधी जी इसकी आलोचना करते हैं और मना करते हैं कि दलितों के लिए इस प्रकार की पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करके कहीं न कहीं भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। और वो इस बात को लेकर के बाबा साहब के साथ समझौता करते हैं। इसको बोलते हैं आपके पूना पैक्ट। पूना पैक्ट ध्यान रखें कब हुआ? सितंबर 1932, 25 सितंबर इसकी तारीख बताते हैं। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ। और ये भी इंपॉर्टेंट, किन के मध्य हुआ? तो डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ। आपको अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं, बाबा साहब अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू दे सकते हैं, एक में महात्मा गांधी और आपके मोहम्मद अली जिन्ना दे सकते हैं, एक में आपके बाबा साहब अंबेडकर के साथ में किसी दूसरे भारतीय का नाम दे सकते हैं, महात्मा गांधी के साथ भी किसी दूसरे भारतीय का नाम दे सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से आपके ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। यह प्रश्न आपके लिए ध्यान रखें आप इसका कि पूना पैक्ट जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में होता है सितंबर 1932 के दौरान। ये ध्यान रखें। ऊपर वाली बात भी ध्यान रखें कि गांधी जी जो है आपके दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं और बाबा साहब अंबेडकर जो है वो तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों के अंदर आपके भाग लेते हैं। उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब तक हमने जितने अधिनियम पढ़े, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर हमने चार्टर एक्ट 1813, 1833, फिर आपके भारत शासन अधिनियम 1857, फिर 1909 का पार्लियामेंटो, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, साइमन कमीशन, जितनी बातें हमने पढ़ी, गोलमेज सम्मेलन, इन सब के बाद में जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम आगे पढ़ेंगे संविधान को, जब हम पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि भारत के संविधान पर किन किन स्रोतों का प्रभाव पड़ा। तो उसमें हम पढ़ते हैं कि भारत ने जो है वो कई देशों से आपके प्रावधान लिए, विदेशी स्रोतों का भारत के संविधान पर प्रभाव पड़ा। फिर हम उसमें देखते हैं कि इंग्लैंड के संविधान से हमने कौन कौन सी बातें ली, अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, रूस के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, अलग अलग देशों के संविधानों से हमने खूब सारे प्रावधान लिए। लेकिन अगर आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जाए कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है, तो हमें बताना है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम का हमारे संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव है। सबसे ज्यादा हमारा संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित है। क्या है इसमें? अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन
बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये प्रयास असफल रहा। 1935 के भारत शासन अधिनियम में 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आज भी है। हमारे संविधान की जो अनुसूची 7 है, 7वीं अनुसूची में संघ सरकार के बीच में और राज्य सरकारों के बीच में कार्यों का बंटवारा किया गया है। ऐसा जो बंटवारा सबसे पहले 1935 के अधिनियम में किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, संघीय लोक सेवा आयोग, आपके पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई, निर्देशों के उपकरण की भी आपके इसमें शुरुआत की गई। निर्देशों के उपकरण का मतलब है आपके आज के जो राज्य की जो नीति निदेशक तत्व है, डीपीएसपी जिनको कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, वो यहां से आते हैं। हालांकि हम आगे देखेंगे कि नीति निदेशक तत्व हम आयरलैंड से प्रभावित है, लेकिन यहां पर भी जो है वो नीति निदेशक तत्वों का आपके उल्लेख मिलता है। बर्मा को भारत से अलग किया गया। बर्मा को भारत से किस अधिनियम के द्वारा अलग किया गया? तो याद रखना 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया। आरबीआई की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना भी किसके अधीन की गई? 1935 के शासन के अधीन की गई। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। 1935 के भारत शासन अधिनियम की कौन कौन सी बातें? एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव अगर किसी कानून का पड़ता है तो वो आपके 1935 के भारत शासन अधिनियम का। कहा जाता है कि करीब करीब 2/3 हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से हूबहू भारत के संविधान में अधिग्रहित कर लिया गया था। ये ध्यान रखना, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में संघ बनाने का प्रयास असफल रहा। 3 सूचियां हैं वो आपके यहाँ बनाई गई, फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और आपके निर्देशों के उपकर नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े हुए हैं, इनको भी इसी अधिनियम में रखा गया। और बर्मा को भारत से अलग भी इसी अधिनियम के द्वारा किया गया। और आखिर में इंपॉर्टेंट चीज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी आपके इस अधिनियम के द्वारा की। ये भी पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की गई थी? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम के बारे में हमारे जो उस समय के जो नेता थे, बाद में भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है, आप नाम याद रखना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। इस पुस्तक के अंदर 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में नेहरू जी की टिप्पणी ये है कि ये दासता का अधिकार पत्र है, इट इज अ चार्टर ऑफ स्लेवरी। दासता का अधिकार पत्र कहा है नेहरू जी ने 1935 के भारत शासन अधिनियम। नेहरू जी ने किस अधिनियम को दासता का अधिकार पत्र कहा है? तो ये याद रखना 1935 का भारत शासन अधिनियम। और नेहरू जी की पुस्तक का नाम क्या है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू जी की पुस्तक का नाम आप जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला है क्रिप्स प्रस्ताव। सर स्टेफर्ड क्रिप्स इस प्रस्ताव को लेकर के आए थे। कब आया? 1942 में। अगर ज्यादा कठिन प्रश्न आपसे पूछे तो ऐसे पूछा जा सकता है, साइमन कमीशन दे दिया, क्रिप्स प्रस्ताव दे दिया, कैबिनेट मिशन दे दिया, गोलमेज सम्मेलन दे दिया, कोई सा भी। और आगे आपके ऑप्शन आपके आगे जो सुमिलित करवाने के लिए 1942 दे दे, 1927 दे दे, 1930 दे दे, ठीक है, 1928 दे दे, तो आपको सुमिलित करने में पूछा जा सकता है। अलग से भी पूछा जा सकता है क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? मार्च 1942 के अंदर आया था। इस प्रस्ताव में क्या कहा गया? इस प्रस्ताव में यह कहा गया कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारतीयों के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी। युद्ध की समाप्ति के पश्चात। युद्ध कौन सा? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि युद्ध चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध। विश्व युद्ध के बारे में आपको पता होगा कि 2 विश्व युद्ध हुए थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य यूरोप के अंदर।
एक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 के मध्य लड़ा गया और जो दूसरा विश्व युद्ध है वो आपके 1939 से 1945 के मध्य लड़ा। 1945 के मध्य लड़ा गया था। तो हम देख रहे हैं 1942 में जब ये प्रस्ताव आता है तो ये समयावधि इसके बीच की है। इसमें क्या कहा गया कि युद्ध की समाप्ति के बाद हम भारतीयों के लिए अलग से संविधान का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ऐसा माना जाता है कि क्रिप्स प्रस्ताव का उद्देश्य भी कहीं ना कहीं ये था कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेजों का साथ दे। भारत साथ तभी देगा जब उसके अंदर भारत के हित जुड़े होंगे। तो इस प्रस्ताव के माध्यम से भारतीयों को यह आश्वासन दिया गया कि आप दूसरे विश्व युद्ध में हमारा साथ दीजिए, हम युद्ध की समाप्ति के बाद आपको आपके लिए संविधान सभा का निर्माण करेंगे और आपके लिए संविधान बनाया जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने इसे नहीं माना और नेहरू जी ने इसकी आलोचना, गांधी जी ने इसकी आलोचना की और गांधी जी ने इसको कहा कि दिवालिया बैंक का पूर्व तिथि का चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है। एक ऐसी बैंक है जो दिवालिया हो चुकी है और उसका भी पूर्व तिथि का चेक दिया है, यानी केवल आश्वासन दिया है, संविधान न तो बनाया है न कोई आजादी की घोषणा की है, सिर्फ एक प्रकार से ऐसा चेक दिया है, वो भी उस बैंक का दिया है जिस बैंक के पास देने के लिए कुछ नहीं है और वो भी पूर्व तिथि का चेक। तो गांधी जी ने ये कह करके इसकी आलोचना। ऐसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव की तुलना दिवालिया बैंक के पूर्व तिथि के चेक से की है? याद रखना, क्रिप्स प्रस्ताव की बात की। हमने इससे पहले भी एक कथन देखा था, आपके नेहरू जी ने दास्ता का अधिकार पत्र कहा था, वो ध्यान रखना। दोनों ये फैक्ट, दोनों कथन इंपॉर्टेंट है। नेहरू जी ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दास्ता का अधिकार पत्र का 1935 के भारत शासन अधिनियम को, और गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक का पूर्व तिथि का चेक। आगे देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1946 के अंदर आया, वेरी इंपॉर्टेंट। कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया, इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाए और वो संविधान सभा भारतीयों के लिए संविधान बनाने का काम करेगी। ऐसा कैबिनेट मिशन के तहत कहा गया। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 के। और भारतीयों को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरित करना, पावर का ट्रांसफर करना भारतीयों को शांतिपूर्ण तरीके से, ये बात भी कैबिनेट मिशन में कही गई। कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। यहाँ पर आपके कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य। 3 सदस्यों के नाम आप याद रखना। आपसे अगर थोड़ा कठिन स्तर का प्रश्न पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो एक तो आपके ये जो पिछली बार अपने क्रिप्स प्रस्ताव पढ़ा था 1942 का, उसके जो अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, वो भी इसके साथ थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर, और सर पैथिक लॉरेंस। याद रखें आप इसको। कैबिनेट मिशन 1946 में आया। क्या उद्देश्य था कि संविधान सभा का गठन करना और भारत में शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता को
हस्तांतरित कर। और इसके साथ ही ये बात आप जरूर याद रखें, इसमें 3 सदस्य थे, नाम याद रखना इनका। एक तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स है, क्रिप्स प्रस्ताव वाले सेम। दूसरे आपके A.V. अलेक्जेंडर है, और अगले आपके सर पैथिक लॉरेंस है। 3 नाम आप याद रखना। कैबिनेट मिशन की जो है प्लान था, जो कैबिनेट मिशन प्लान जो योजना है, इसके तहत जो है वो आपके किस प्रकार से संविधान सभा का गठन होगा उसका जो है आपके बारे में बताया गया है। संविधान सभा का सदस्य, संविधान सभा के जो सदस्य होंगे वो आपके भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। निर्वाचित होंगे या भारतीय जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज्यादा कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के अनुसार संविधान सभा के कितने सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी? 389, 389। कैबिनेट मिशन के तहत हमारे यहाँ पर संविधान सभा के 389 सदस्यों का निर्धारण किया गया। ये 389 सदस्य कहाँ से आएंगे, तो उनका भी इन्होंने वर्गीकरण दे दिया। 292 प्लस 4 प्लस 93, 292 सदस्य आएंगे ब्रिटिश भारत से। ब्रिटिश भारत का मतलब वो भारत जहां पर अंग्रेजों का शासन है। और ये आपके प्रिंसिपल स्टेट्स या फिर आपके जो आपके केंद्र शासित प्रदेश जो है, 4 केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय, उन 4 केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। इन 4 केंद्र शासित प्रदेशों में एक अपने राजस्थान में भी था, अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र जो आपके केंद्र शासित प्रदेशों में या प्रिंसिपल स्टेट में आता था। और आपके सॉरी प्रिंसिपल स्टेट नहीं है, प्रिंसिपल स्टेट अलग है। ये केंद्र शासित या संघ शासित जो प्रदेश है ये 4 थे। और आपके ये जो 93 जो थे ये देसी रियासतें थी। तिरानवे देसी रियासतें थी। देसी रियासतों का मतलब ये हुआ कि उस समय जो पूरा भारत था ना, वो आपके मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित था। एक था ब्रिटिश भारत में और दूसरा था देसी भारत। ब्रिटिश भारत का मतलब भारत का वो हिस्सा जहां पर अंग्रेजों का सीधा शासन था, वो ब्रिटिश भारत था। और भारत का वो हिस्सा या भारत के वे राज्य जहां पर अंग्रेजों का सीधा शासन न होकर के देसी राजाओं का था, देसी राजा महाराजाओं का था, नवाबों का था, स्थानीय जो शासक थे वो यहाँ पर शासन करते थे, वो देसी रियासतें थी। तो जो कैबिनेट मिशन है उसमें कहा गया कि जो हमारी संविधान सभा बनेगी उसके अंदर 389 सदस्य होंगे। और 389 सदस्यों में से 292 प्लस 4 296 सदस्य तो आपके आएंगे अंग्रेज भारत से। इसमें 292 तो हो गए ब्रिटिश भारत के सदस्य जो निर्वाचित होंगे, और 4 जो है आपके संघ शासित प्रदेशों से होंगे। ठीक, और फिर आपके 296 और 93 सदस्य देसी भारत से। इस प्रकार से आपके 389 सदस्य कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के अंतर्गत हमारे यहाँ पर रखे गए। इनका निर्वाचन कैसे होगा, तो जो देसी रियासतें हैं उनके सदस्यों का निर्वाचन वहां के राजा करेंगे, वहां के शासक अपने स्तर पर भेजेंगे। और जो अंग्रेज भारत है, ब्रिटिश भारत है, वहां पर प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को निर्वाचित किया जाएगा। इनके चुनाव होंगे और प्रति 10 लाख लोगों का जो क्षेत्र होगा उसमें से एक सदस्य को निर्वाचित करके यहाँ पर भेजा जाएगा संविधान सभा के अंदर। तो इसके लिए आपके जुलाई 1946 में पहले चुनाव होते हैं। और जुलाई 1946 के पहले चुनाव में आपके किस प्रकार की स्थिति रहती है,
जुलाई 1946 में जो आपके पहले चुनाव होते हैं उसके अंदर कांग्रेस के 208 सदस्य चुनाव जीत करके आते हैं, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य चुनाव जीत के आते हैं और 15 जो है वो अन्य सदस्य आपके निर्दलीय या फिर आपके अन्य राजनीतिक पार्टियों से जीत करके आते हैं। या आपके 16 और 8 और 1 9 और 296 सदस्य जो आपके ये 292 प्लस 4 296 सदस्य जो है वो आपके ब्रिटिश भारत से आते हैं। उनका वर्गीकरण इस प्रकार से होता है, ये कांग्रेस के सदस्य होते हैं और ये आपके मुस्लिम लीग के सदस्य होते हैं और ये आपके अन्य सदस्य होते हैं। इस प्रकार कुल 296 सदस्य इस प्रकार से आते हैं और जो 93 सदस्य वो देसी रियासतें अपने स्तर पर भेजती। इसके बाद जब हमारा संविधान जुलाई 1946 में हमारी संविधान सभा बैठी काम करने के लिए, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था। तो संविधान जब बना तो उसमें जब सदस्यों को हस्ताक्षर करने होते हैं तो ये जो कुल सदस्य 389 है, 389 है, उनमें से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए संविधान पर। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। कुछ सदस्य मुस्लिम लीग पृथक राष्ट्र की मांग को लेकर के संविधान सभा का बहिष्कार कर चुकी थी, उनके लिए पृथक राष्ट्र बन गया था, तो मुस्लिम लीग के सदस्य अधिकांश वहां चले गए और कुछ जो सदस्य थे उन्होंने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। तो कुल मिलाकर ये है कि आपके कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के तहत, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव कब आया? पहली चीज 1946 में आया। क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था कि भारत में संविधान सभा का गठन करना और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता को हस्तांतरित करना, पावर का ट्रांसफर करना। इसमें 3 सदस्य थे, 3 सदस्यों के नाम आप याद रखें, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और सर पैट्रिक लॉरेंस। संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय लोगों के द्वारा निर्वाचित होगी। कुल सदस्यों की संख्या जो निर्धारित की गई थी कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार वो 389 थी। 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से आएंगे, 4 सदस्य ये भी ब्रिटिश भारत के ही हैं, 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, अपने राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, और 93 सदस्य देसी रियासतों से। ये जो 292 और 4 जो आपके अंग्रेजों के अधीन है, इनके लिए चुनाव हुए जुलाई 1946 में और इसमें स्थिति इस प्रकार रही, कांग्रेस के 208 सदस्य, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य और अन्य जो है वो 15 सदस्य जीत करके आए थे। ठीक, उसके बाद में 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो हम कहते हैं कि उस पर हस्ताक्षर करने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? 284 थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान पर 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर करने वाले संविधान सभा के सदस्यों की संख्या बताइए? 200। 1946 याद रखें आप इसमें जरूर। अगला आता है भारत शासन अधिनियम 1947। इसके द्वारा हमें आज़ादी मिली, भारत को इसके द्वारा आज़ाद किया गया। ये कानून कहाँ बना? तो ब्रिटिश संसद में इसको पारित किया गया। इसी के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन की बात भी इसमें कही गई। हालांकि भारत पाकिस्तान का विभाजन तो जो है आपके लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, जो आपके 3 जून 1946 को आया, उसके तहत किया गया था। याद रखें आप इसको, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। इसमें यह कहा गया कि जो देसी रियासतें हैं वो अपने भविष्य का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र हैं। देसी रियासतें अगर चाहें तो वो भारत में शामिल हो सकती है, देसी रियासतें चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती है, और अगर देसी रियासतें चाहें कि वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती है तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। ये बात भी आपके 1947 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत कही गई। अब इस तरीके से हम लोग आज़ाद हो गए इस अधिनियम के द्वारा। अब हमारा जो है संविधान सभा बनेगी। हालांकि संविधान सभा आज़ादी से पहले ही बन गई थी, आपके जून 1946 में बन गई थी, लेकिन संविधान सभा की बैठकें जो है वो भी आपके 47 से पहले ही 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई।
इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 9 दिसंबर 1946 को हुई। कितने सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया? 207 सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया। उसके बाद दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946 को हुई। उसके बाद में दूसरी बैठक जो हुई 10 दिसंबर 1946, और उसके बाद में तीसरी बैठक जो है वो 11 दिसंबर 1946 को हुई। और इस समय जो है वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारी जो आपकी संविधान सभा है उसका अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब बनाया इनको? तो 11 दिसंबर 1946 को बनाया। इससे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपको याद रखना है। लेकिन आपसे इस प्रश्न की बजाय ये प्रश्न पूछे जाने की ज्यादा संभावना है कि हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये दिनांक तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दिनांक इंपॉर्टेंट है पहली, और ये 207 सदस्यों की संख्या जिन्होंने पहली बैठक में भाग। अब देखो, अब हमारी जो संविधान सभा है वो जो बन गई है और उसने अपना काम भी शुरू कर दिया है। ये संविधान सभा काम जब करती है तो कई समितियों के माध्यम से करती है। खूब सारी इसमें समितियां बनती हैं और उन समितियों के माध्यम से ये अपना कार्य शुरू करती है। हमें ये देखना है कि उन समितियों के अध्यक्ष कौन थे, ये हमारे लिए काम की बात है। सारी समितियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें केवल कुछ समितियों के बारे में ही बात करेंगे। संविधान सभा कौन, इसमें आपकी खूब सारी समितियां बनती हैं। समितियों को अलग अलग विभाग और अलग अलग कार्य आवंटित किए जाते हैं और उसके आधार पर समितियां कार्य करती है। देखो, एक समिति नियम समिति, हम केवल उन्हीं समितियों की बात करेंगे जो आपके परीक्षा उपयोगी है और परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, हम केवल उन्हीं की बात करेंगे। नियम समिति की, नियम समिति के जो अध्यक्ष थे, इसमें यही प्रश्न पूछा जाता है समितियों में कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे। इससे अधिक प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं पूछा जाता। नियम समिति के अध्यक्ष जो थे वो आपके डॉक्टर, यहां आना था, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, इसके अलावा एक कार्य संचालन समिति थी, उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, इनको आप याद रखें। और 13 दिसंबर 1946 को ये समिति एक दे रखी है, इसके बाद हम दूसरी समितियों को देखेंगे। अपन अभी इसी बैठक के कंटिन्यूएशन में देखें तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, इसके द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू का प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो ये उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी जो है वो एक प्रकार से भूमिका तैयार करता है और इसका जो है वर्णन आपके इसमें किया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? तो जब 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया तो इस दिन इसको स्वीकार नहीं किया गया। स्वीकार कब किया गया? इसको स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। ये आपसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। ये इंपॉर्टेंट, इसको आप याद। हम समितियों की बात कर रहे थे, हमने जो नियम समिति की बात की तो हमने कहा कि नियम समिति जो है वो उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऐसे भी याद रखें कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा का संचालन करना, सारे नियम बनाने की जिम्मेदारी इनकी थी, कार्य संचालन ये करते थे। इसलिए नियम समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति भी बने, ये आप सब जानते हैं।
अब तक के जो सर्वाधिक समय तक जिनका कार्यकाल रहा है राष्ट्रपति के रूप में, वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं। वो आपके 1950 से लेकर के 1962 तक ये इनका राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल रहा है। सबसे जो इंपॉर्टेंट समिति थी वो थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, इसमें कुल 7 सदस्य थे, ये बात ध्यान रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रारूप समिति से या सभी समितियों से अगर कोई प्रश्न बनता है तो वो ये बनता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछते हैं, वो संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम बता देते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम पूछते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर का नाम बता देते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात को स्पष्ट रूप से आप ध्यान रखना। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये आप याद रखें। इसके बाद में राज्य समिति, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, JLN जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों समितियों के आपके अध्यक्ष थे। पहले प्रधानमंत्री बने तो संघ सरकार पर इनका नियंत्रण होगा, तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? सारी शक्ति संघ की इनके पास होगी, तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी कौन होंगे? नेहरू जी होंगे। सारे राज्य भी उनके कंट्रोल में होंगे, क्योंकि नेहरू जी प्रधानमंत्री है, तो राज्य समिति के अध्यक्ष भी कौन होंगे? नेहरू जी होंगे। याद रखें इसको आप। फिर आपके 3 समितियां, प्रांतीय समितियां, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति और सलाहकार समिति। इन तीनों समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आपके लौह पुरुष कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, ये आपके भारत के प्रथम गृह मंत्री भी बने, ठीक, उप प्रधानमंत्री भी बने। इनके बारे में आप ध्यान रखना। ये प्रांतीय समिति थी, जो मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक, और सलाहकार समिति। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के 7 सदस्य, अध्यक्ष का नाम जरूर याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत कम समितियों की अपन यहाँ चर्चा करेंगे, केवल उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो आपके परीक्षा उपयोगी है और परीक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्य संचालन समिति, नियम समिति और झंडा समिति, इन तीनों समितियों के बारे में आपके जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। झंडा समिति के बारे में कई बार आपके कंफ्यूजन रहता है, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग लिखा होता है, लेकिन आपको स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है कि झंडा समिति का अगर आपसे अध्यक्ष पूछा जाए तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति के अध्यक्ष। कार्य संचालन समिति, नियम समिति और झंडा समिति, तीनों समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको मान्यता दी गई संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को भी आप ध्यान रखें, इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। राष्ट्रीय ज्ञान और राष्ट्रीय गीत को मान्यता कब मिली? तो 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को हमारा जो राष्ट्रगान है और जो हमारा राष्ट्रगीत है उसको आपके मान्यता दी गई थी। राष्ट्रगान, जन गण मन अधिनायक जय हो, किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखना। और राष्ट्रीय गीत जो है वो आपके कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत लिखा
और रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रगान लिखा। इन दोनों को हमारे संविधान में मान्यता कब दी गई? तो आपके 24 जनवरी 1950 को इनको क्या दी गई थी? मान्यता दी गई। ठीक, अब हम देखें हमारे संविधान के अंदर है क्या। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न इस प्रकार से कि हमारे संविधान में क्या क्या चीजें हैं। तो आज हम संविधान की बात करें तो हमारे संविधान के अंदर एक तो 22 भाग है। संविधान के कुल कितने भाग हैं? 22 भाग है। इन 22 भागों को अनुच्छेदों में विभक्त किया गया है और वो कुल अनुच्छेद है 395। ठीक, और अनुसूचियां हैं हमारे संविधान के अंदर कुल 12। तो हमारा संविधान लागू हुआ ना 26 जनवरी 1950 को, तब थे 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8। इसके अलावा प्रस्तावना भी है। ये आपके काम की बहस नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, इस पर बड़ा विवाद है और संघर्ष चला हमारी न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में। वो अलग इश्यू है। हमें इतना ही ध्यान रखना है मोटे तौर पर कि हमारे संविधान जब लागू हुआ उस समय इसके अंदर 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां। आज भी स्थिति यही है, केवल ये फर्क है अनुसूचियों की संख्या बढ़ा करके 12 कर दी गई है और भाग अभी भी 22 है, अनुच्छेद अभी भी 395 है। हालांकि कई पुस्तकों में लिखा होता है 480 अनुच्छेद, 485, ऐसा नहीं है, क्योंकि 395 के बाद 396 नंबर का कोई अनुच्छेद हमारे संविधान के अंदर नहीं है। 395 के बाद में जितने अनुच्छेद है वो सारे अनुच्छेद इन्हीं के अंदर किए गए। जैसे अनुच्छेद मान लीजिए 21 है तो 21 1 कर दिया, 21 2 कर दिया, 25 3 कर दिया, 33 के अंदर कर दिए, 14 के अंदर कर दिया, 18 के अंदर कर दिए। जितने अनुच्छेद है उनके नए जो सब पार्ट्स है वो उनके अंदर डाले गए हैं, अलग से इनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। अब याद रखना आज भारतीय संविधान में क्या है, तो 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछने की संभावना कम है। इस प्रकार के प्रश्न तो जहां आपके डेस्क्रिप्टिव होता है वहां पूछा जाता है, फिर भी आप एक बार विशेषताओं को थोड़ा ध्यान रख लें। एक तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक, हमारे यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। इसका क्या आशय है? इसका दो आशय है। एक आशय है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पद संविधान से बड़ा नहीं है, सब कुछ संविधान के अधीन है। और दूसरा इसका मतलब है कि कोई भी विधि, कोई भी कानून, कोई भी अधिनियम, कोई भी अध्यादेश, कुछ भी हमारे यहाँ पर होगा जो सरकार जिसको बनाएगी वो सारे के सारे संविधान के अधीन रहेंगे और संविधान उनके ऊपर रहेगा, संविधान सर्वोच्च रहेगा। कोई भी विधि बनेगी, कानून बनेगा तो उसका मूल्यांकन भी इस आधार पर होगा कि क्या वो संविधान के अनुकूल है या संविधान के प्रतिकूल है, क्योंकि संविधान से ऊपर किसी को नहीं माना गया है। ये विशेषता है। विदेशी स्रोतों का प्रभाव हमारे संविधान के अंदर आगे पढ़ेंगे कि हमारे संविधान के बहुत सारे प्रावधान है, बहुत सारे उपबंध है जो हमने अलग अलग देशों की व्यवस्था से ली है, उनके बारे में बात करेंगे। विश्व का एकमात्र संविधान है जहां पर त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया है। 3 स्तरीय सरकारों का मतलब, एक तो आपके केंद्र स्तर की सरकार, एक आपके राज्य स्तर की सरकार और तीसरी आपके स्थानीय स्तर की। अपन इनके बारे में पढ़ेंगे, तीनों के बारे में भी। ठीक, तो ये तीनों का ही उल्लेख हमारे संविधान में अंदर किया गया है। लोकप्रिय संप्रभुता या लोकप्रिय प्रभुसत्ता, पॉपुलर सोवरेनिटी पर आधारित हमारी जो शासन प्रणाली है, यानी जो जनता जिसको चुनती है, जनता में जो लोकप्रिय है वो चुन करके पदों पर बैठते हैं, और जो प्रभु सत्ता है, जो आपके देश की जितनी भी सत्ता है, शक्ति है, वो सारी उसी में निहित रहेगी। और अगला जो है भारतीय संविधान की विशेषता के रूप में है आपके
लचीला तथा कठोरता का सम्मिश्रण। लचील लचीले और कठोरता के सम्मिश्रण का क्या अभिप्राय है? ऐसा नहीं है कि अगर छूने से हमें वो कठोर लगता है संविधान, उसका कवर और उसकी पुस्तक, तो वो कठोर है, और अगर छूने से मुलायम लगता है तो वो मुलायम है। ऐसा इसका अभिप्राय नहीं है। कठोरता और लचीलेपन का अभिप्राय ये है, जो संविधान के अंदर जो संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट जो होते हैं, वो संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर कहा। अगर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आसान है, सरल है, तब तो हम उसको कहते हैं लचीला संविधान। और अगर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठिन है, तो हम उसको कहेंगे वो कठोर संविधान। आसान से क्या अभिप्राय है कि अगर संविधान के अंदर संशोधन जो है वो साधारण बहुमत से, बहुत कम सदस्यों से भी हो जाता है, तो हम उसको कहेंगे वो लचीला संविधान है। जैसे मान लीजिए कि हमारे 543 मेंबर है, और किसी दिन मान लीजिए कि आपके 300 लोग ही उपस्थित हुए, और 300 में से मान लीजिए कि आपके 280 लोगों ने बहस में और मतदान में, संसद में, लोकसभा में आपके भाग लिया, और 280 में से मान लीजिए कि आपके 141 लोगों ने एक तरफ मत दे दिया, तो इसका मतलब आपके वो कानून बन जाएगा। इस तरीके से अगर कानून बन रहा है, और इस तरीके से अगर संविधान के किसी प्रावधान में और किसी भाग में संशोधन हो रहा है, तो हम कहेंगे वो हमारा संविधान कैसा है? लचीला है। लेकिन अगर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ऐसी ना होकर के हमने कठिन प्रक्रिया अपनाई, 2/3 बहुमत, या फिर आपके 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन, और 2/3 बहुमत भी अलग अलग, पृथक पृथक सदनों से, लोकसभा से अलग, राज्यसभा से अलग, जब इस प्रकार की व्यवस्था होती है तो हम उसको कहते हैं कठोर संविधान। तो भारत के संविधान के अंदर खूब सारे प्रावधान ऐसे हैं जिनको आसानी से साधारण बहुमत के माध्यम से किया जा सकता है, और कई प्रावधान ऐसे भी है जिनके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और कुछ के लिए विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हमारी जो संविधान है, जो कठोर और लचीलेपन दोनों का क्या है? सम्मिश्रण है। वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइजी है, और इकहरी नागरिकता है। वयस्क मताधिकार का मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पर एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद सभी स्त्री और पुरुषों को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है, वो वयस्क मताधिकार है। हमारे संविधान में जब संविधान लागू हुआ, तब आपके मतदान की जो आयु थी वो आपके 21 वर्ष थी, और बाद में उसको 18 वर्ष किया गया। 61वें संविधान संशोधन द्वारा, ये इंपॉर्टेंट आप याद रखें कि हमारे यहाँ पर जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, आपके 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में की गई थी। ये याद रखें, ये हमारे संविधान की एक विशेषता भी है कि हमारे संविधान में वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। इकहरी नागरिकता का प्रावधान भी हमारे संविधान में किया गया है। इकहरी नागरिकता का मतलब ये हुआ कि हम जो है वो केवल भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य विशेष के नागरिक नहीं। नागरिकता संघ सूची का विषय है और इसका निर्धारण केंद्र सरकार करती है, तो इसलिए हमारी नागरिकता जो है वो इकहरी है। एकात्मक सहित संघात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक और संघात्मक का मतलब ये होता है कि जहां पर केवल एक ही सरकार हो और सारे निर्णय एक ही स्तर से लिए जाते हो, वो होती है एकात्मक सरकार। इसका उदाहरण ब्रिटेन है, ब्रिटेन में ऐसी सरकार है। और एक वो सरकार जिसका निर्णय एक सरकार के द्वारा न लेकर के राज्यों को भी अधिकार होते हैं कि वो अपने स्तर पर कई फैसले लेते हैं, और केंद्र को भी इस बात का अधिकार। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो एकात्मक सहित संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। और भारत में ऐसा है, भारत में खूब सारे प्रावधान ऐसे हैं जिनमें केवल और केवल केंद्र सरकार ही काम करती है, संघात एकात्मक शासन व्यवस्था हो गई। और कई सारे प्रावधान ऐसे हैं केंद्र के साथ साथ आपके राज्यों को भी शक्ति प्राप्त है, वो आपके संघात्मक शासन का गुण हो गया। ये हमारे संविधान की विशेषता है, मोटे तौर पर आप इनको ध्यान रखें।
अब हम देखें, हमने जो संविधान की विशेषता देखी उसमें हमने कहा कि हमारे संविधान पर विदेशी स्रोतों का प्रभाव है, खूब सारे विदेशी स्रोतों का प्रभाव है। अब वो विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं उनके बारे में बात, पहले ही हम बात कर चुके हैं। जब 1935 का भारत शासन अधिनियम जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान पर जो सर्वाधिक प्रभाव किसी स्रोत का है तो वो आपके हैं 1935 का भारत शासन अधि 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसका सर्वाधिक प्रभाव है। इंग्लैंड, इंग्लैंड से हमने कौन कौन से प्रावधान लिए, अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान लिए, कनाडा से कौन कौन से प्रावधान लिए और ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन से प्रावधान लिए। देखो, इंग्लैंड से हमने एक तो लिया संसदीय शासन, ठीक, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, वो हमने इंग्लैंड से लिया। अब इन शब्दों का, अगर हम इन शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम ज्यादा समय भी ले सकते हैं। अब संसदीय शासन क्या होता है, विधि के शासन का क्या मतलब है, शक्तियों के पृथक्करण किसको कहते हैं, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, समवर्ती सूची, इन सब के बारे में अगर हम डिटेल से चर्चा करेंगे तो आपकी परीक्षा के लिए वो इतना रिलेवेंट है नहीं। आपको केवल यही ध्यान रखना है कि कौन सा प्रावधान हमने कौन से देश से लिया है, आपको इसको हूबहू याद कर लें। इंग्लैंड से हमने संसदीय शासन व्यवस्था ली है। विधि का शासन, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, हमने इंग्लैंड से प्रभावित होकर लिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया, यहाँ कोमा लगाए यहाँ पर और यहाँ पर भी कोमा, विधि निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग, वो भी हमने इंग्लैंड से लिया है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का जो कंसेप्ट है वो भी हमने इंग्लैंड से प्रभावित होकर के, तो ये ध्यान रखें आप, सारे इंपॉर्टेंट है। ये तो कई बार पूछा जाता है विधि का शासन और संसदीय शासन हमने कहाँ से लिया है, तो आप याद। अमेरिका से हमने क्या लिया, अमेरिका से हमने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लिया, सेपरेशन ऑफ पावर, वो हमने अमेरिका से लिया। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि जो शक्ति है वो किसी शासन के एक अंग में निहित न होकर के अलग अलग अंगों में निहित हो, विधायिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में शक्तियां बंटी हुई होगी, उसको हम कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण। ये हमने अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर के अपने संविधान में इसको, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, ये भी हमने अमेरिका से प्रभावित होकर लिया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक, ये भी हमने अमेरिका से लिया। और मूल अधिकार, ये भी हमने अमेरिका से लिया। तो आप याद रखें। आगे अपन पढ़ेंगे मूल कर्तव्य, तो उसमें ध्यान रखना मूल कर्तव्य जो है वो हमने रूस से प्रभावित होकर, मूल कर्तव्य हमने रूस से प्रभावित होकर लिए, लेकिन अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली, न्यायिक पुनरावलोकन लिया और शक्तियों का पृथक्करण। कनाडा, कनाडा से केंद्र राज्य विषयों का बंटवारा, ठीक, और राज्यपाल का पद। केंद्र और राज्यों के बीच में जो विषयों का बंटवारा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है वो अपन ने कनाडा से प्रभावित होकर के लिए, और जो राज्यपाल का पद है वो भी हमने कनाडा के संविधान से प्रभावित होकर के हमारे संविधान में रखा है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपन ने क्या लिया है, समवर्ती सूची। ये भी कई बार पूछा जाता है कि समवर्ती सूची जो है भारतीय संविधान में जो विदेशी स्रोतों के रूप में हमने ग्रहण की है वो किस देश से ली है, ऑस्ट्रेलिया का, आप इसमें याद रखें। सर्वाधिक प्रभाव किसका है, तो आपके 1935 भारत शासन अधिनियम का है। संसदीय शासन और विधि का शासन, एकल नागरिकता, ये प्रावधान इंग्लैंड से। शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मूल अधिकार। केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट ही हमने यहाँ पर डाले हैं, आप इनको जरूर याद करें। अमेरिका से लिए। केंद्र और राज्यों के बीच में जो विषयों का बंटवारा है वो भी हमने कहाँ से लिया है, वो हमने कनाडा से लिया है। और राज्यपाल के पद को भी हमने कनाडा से लिया है। और समवर्ती सूची जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जिनको कहते हैं, वो हमने आयरलैंड से लिए। ये आप हम आगे देखेंगे, ये हमारे संविधान के भाग 4 में स्थित है।
और अनुच्छेद की बात करें तो हमने कौन से अनुच्छेद में इसको रखा गया है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य की नीति तत्वों का वर्णन है भाग 4 में। यहाँ काम की बात यह है कि हमने आयरलैंड से इसको किया है, रूस से अभी बात की थी, मूल कर्तव्य हमने रूस से लिए। और नियोजन तंत्र जो प्लानिंग सिस्टम है हमारे यहाँ पर, जो पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह बनती थी पहले, वो भी हमने जो है रूस से प्रभावित होकर के, उसका जो समाजवादी मॉडल था उसमें नियोजन तंत्र चलता है, हमने उससे प्रभावित होकर के लिया है। और जो आपातकालीन प्रावधान है, जो इमरजेंसी रिलेटेड जो आपके प्रोविजंस है, वो अपन ने जर्मनी से आपके ग्रहण किए। आपातकालीन प्रावधान का मतलब आपके जो, एक तो आपके राष्ट्रीय आपातकाल है, एक राज्यों में आपके राष्ट्रपति शासन है, ठीक है, और एक आपके वित्तीय आपातकाल है। तो ये सारे हमने जर्मनी के संविधान से प्रभावित होकर के इतनी चीजों को आप याद रखें। उसके बाद जो है हम संघीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, फिर मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, केंद्र स्तर पर सरकारों का जो संविधान में प्रावधान और उनकी जो कार्य प्रणाली, वो राज्य स्तर पर जो है आपकी व्यवस्था, उसको, राजस्थान की राज्य व्यवस्था को, ठीक। और इसके अलावा स्थानीय शासन से संबंधित जो प्रावधान है हमारे संविधान के अंदर, उनकी स्थिति, और राज्य के अंदर हमारे जो प्रशासनिक तंत्र है, जो राज्य व्यवस्था का हिस्सा है, हम उनका अध्ययन आगे की क्लासों में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपके पास सुविधा है, आप वीडियो को पॉज करके जितनी भी चीज़ें आपको लिखाई है, ये सारी चीज़ें आप एक एक बार वापस देखते हुए वो आप नोट करें। राजनीति विज्ञान से 4 से 5 प्रश्न आने, हम सब जो क्लास में चर्चा करेंगे, इनसे बाहर कुछ नहीं आना है, आप इनको अच्छे से पढ़ें। आपको परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। आगे की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। धन्यवाद।